अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे MTS 642 के मिड टर्म सिलेबस, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 से 15 तक डिस्कस कर लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 16 से 30 तक। टॉपिक नंबर 16 में जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम को आप लोग ओपन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपके शॉर्ट में पूछ सकते हैं क्लोज सिस्टम क्या होता है एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अब क्लोज सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, आल्सो नोन एज कंट्रोल मैस, इसको कंट्रोल मैस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैस, इसमें मैस की क्या होती है, फिक्स्ड अमाउंट होती है। और इसमें नो मैस कैन क्रॉस बाउंड्री, मतलब कोई भी मैस उस बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकता। उसकी जो मैस की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड है कि एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री, एनर्जी वो बाहर भी जा सकती है, अंदर एंटर भी हो सकती है। एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, मैस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। एंड वॉल्यूम ऑफ क्लोज सिस्टम डज नॉट हैव टू बी फिक्स्ड, और इसमें जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोज सिस्टम की, आपके MCQs में और आपके शॉर्ट में पूछ सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो क्लोज सिस्टम होता है आपका वो क्या होता है, उसमें मैस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। मैस की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है और वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता। ये 3 प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आपके पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसमें इसके अपोजिट है क्लोज सिस्टम के। इसमें क्या है कि एनर्जी है उसको इज़ नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, इसमें एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकती। यहाँ पे एनर्जी क्रॉस कर सकती है और आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी क्रॉस नहीं कर सकती। और इसको आप लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम भी कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं। इसमें देखिए मैस क्रॉस नहीं कर सकता था, तो इसी वजह से हम इसको कंट्रोल मैस भी कहते हैं क्लोज सिस्टम को। और ओपन सिस्टम में एनर्जी क्रॉस नहीं कर सकती, और इसमें हम क्या कहते हैं, इसको कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो फिक्स होती है। बिल्कुल इसके अपोजिट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 17 है। टॉपिक नंबर 17 में है डायमेंशन। डायमेंशन भी आप लोग ऑलमोस्ट आई थिंक 9-10 में भी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। डायमेंशन क्या होती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैरेक्टराइज बाय डायमेंशन। कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, जैसा कि लेंथ है, मैस है, टेम्परेचर है, कुछ भी है, वो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक डायमेंशन होती है। द मैग्नीट्यूड असाइन टू डायमेंशन, उस डायमेंशन को आप जो मैग्नीट्यूड जो होता है उसका आप उसको क्या नेम देते हैं, यूनिट। यूनिट एंड डायमेंशन की डेफिनेशन ये आपके पेपर में पूछ सकते हैं शॉर्ट में, तो आपने इसको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है आप उसको क्या कैसे राइट करते हैं, उसकी डायमेंशन के थ्रू राइट करते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब ये भी आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायमेंशंस क्या होती हैं। प्राइमरी डायमेंशंस ऐसी डायमेंशंस होती हैं जो जिनसे हम दूसरे डायमेंशंस को डिराइव करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था लेंथ, मैस, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 होती हैं। ये 7 के आपके नेम पूछ सकते हैं। प्राइमरी डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं, उनमें आप ये वाले 7 नेम लिखेंगे। सेकेंडरी होती हैं जिन्हें हम डिराइव करते हैं प्राइमरी डायमेंशन से। इनसे लेंथ, मैस, टेम्परेचर, टाइम, इनको मिलाकर जो आपके पास बनते हैं डायमेंशंस बनती हैं, उनका आप लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी डायमेंशन कहते हैं। ये प्राइमरी डायमेंशंस ऐसी डायमेंशन होती हैं जिनको आप लोग डिराइव नहीं कर सकते। ये होती हैं, ये आप इनको यहाँ से डिराइव करते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं, इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, इसमें वेलोसिटी आ जाती है, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम ये होता है कि जितने भी आपके पास डायमेंशंस हैं, प्राइमरी डायमेंशंस हैं, सेकेंडरी डायमेंशंस हैं, उनके जो आप यूनिट्स आप उनको देते हैं कि लेंथ का क्या यूनिट है, मैस का क्या यूनिट है, इन सब का तो इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू देते हैं। ये भी आप लोग इसकी डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आई थिंक 1st या 3rd चैप्टर था, जिसमें अभी इंग्लिश सिस्टम विच इज़ आल्सो नोन एज यूनाइटेड सिस्टम, यूनाइटेड सिस्टम, कस्टमरी सिस्टम एंड मैट्रिक SI विच इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब जितनी भी आपके पास प्राइमरी डायमेंशंस होते हैं उन सबका एक SI यूनिट होता है। अब यहाँ पे यहाँ पे MCQs बन रहे हैं आपके, वो पूछ सकते हैं कि 12 इन किसके इक्वल होता है 1 फीट के, एंड 1 माइल किसके इक्वल होता है 5280 फीट के। इसको एज ए MCQs आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास है एक्यूरेसी एरर एंड प्रेसिशन एरर। एक्यूरेसी एरर का फार्मूला, प्रेसिशन एरर का फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आपके शॉर्ट में पूछ सकते हैं, आपके MCQs में पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी बना के पूछ सकते हैं। जो भी MTS 642 में मोस्टली ऐसा होता है, इसमें कुछ आपके नेक्स्ट में भी कुछ आएंगे
फार्मूले। तो वो ऐसा करते हैं, खुद से वो स्टेटमेंट बनाते हैं, आपने जैसे उस फार्मूले को पुट करना है और वैल्यू निकालनी होती है। सिंपल सा एक न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं। तो आपने याद रखना है जो एक्यूरेसी एरर होता है उसका फार्मूला होता है मेजरमेंट में से आपने ट्रू वैल्यू को माइनस करना होता है। और प्रिसिशन एरर क्या होता है, मेजरमेंट माइनस एवरेज ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 18 में उन्होंने इसी की डेफिनेशन को राइट किया है कि एक्यूरेसी एरर की क्या डेफिनेशन होती है एंड प्रिसिशन एरर की क्या डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन में आपने बस इसी को राइट करना है कि ये क्या है, इज़ वैल्यू ऑफ वन रीडिंग माइनस, इसमें हम एक रीडिंग को माइनस करते हैं किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। मतलब इसमें आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ वन रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ एवरेज रीडिंग टू ट्रू वैल्यू। मतलब सिंपल अगर आप ये भी लिखना है कि ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, वन रीडिंग को माइनस करते हैं ट्रू वैल्यू में से, और इसमें क्या कहते हैं, ज़्यादा रिपीटेबल फिक्स्ड एरर होती है। मतलब ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, एरर रिपीट होती हैं। प्रिसिशन एरर ये क्या है, इस वैल्यू ऑफ वन रीडिंग माइनस एवरेज ऑफ रीडिंग। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि यहाँ हम आपने क्या करना है, एक रीडिंग को माइनस करना है ट्रू वैल्यू से, और इस एरर में आप लोगों ने माइनस करनी है वन रीडिंग को एवरेज ऑफ रीडिंग के साथ माइनस करेंगे। इनमें जो आपने मेन डिफरेंस वो याद रखना है कि इसमें रिपीटेबल फिक्स्ड एरर होती हैं और इसमें अनरिपीटेबल होती हैं। मतलब इसमें ज़्यादा एरर रिपीट नहीं होता और इसमें रिपीट होता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये भी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर एक वैल्यू गिवन है तो उसमें आपके पास कौन सा ऐसा डिजिट है वो जो इंपॉर्टेंट है और कौन सा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि स्टार्ट में 0 होता है, किसी भी नंबर के आप स्टार्ट में 0 लगा दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये भी आप लोगों ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। यहाँ पे उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज़ तो एक्सप्लेन नहीं की हुई, जस्ट उन्होंने सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बताया हुआ है कि क्या होती हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, जो रेलिवेंट भी होती हैं और जो मीनिंगफुल भी होती हैं। और जितने भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इस एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब जितने भी मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं जिनकी एक एक्यूरेट वैल्यू होती है आप उसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये वाले जो दो डायग्राम है ये मेरे पेपर में आई थी, ऐसी उन्होंने 2 A एंड B डायग्राम बनाई थी। उन्होंने यहाँ पे कुछ प्लस प्लस के साइन उन्होंने दूर यहाँ पे राइट किए थे और कुछ इसके अंदर राइट किए थे। तो आपने बताना था कि इसमें कौन सी प्री साइज़ है और कौन सी एक्यूरेट है। तो आपने जस्ट यहाँ पे ये लिखना है कि जो A वाली है ये ज़्यादा प्री साइज़ है और लेस एक्यूरेट है, और ये क्या है, ये B वाली ये ज़्यादा एक्यूरेट है और लेस प्री साइज़ है। ठीक है, आपने याद रखना है A वाली क्या है, मोर प्री साइज़ लेस एक्यूरेट, और ये क्या है, मोर एक्यूरेट लेस प्री साइज़। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। ये आपके डायग्राम आपके पेपर में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, फिर भी आपने इसको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 19, इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। आपके 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है आपने बस इतना इसके अपने माइंड में इसकी इतनी डेफिनेशन याद रखनी है कि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट होती है साइज़ ऑफ सिस्टम पे। ये साइज़ ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, ये सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। एक साइज़ पे डिपेंड नहीं करती कि सिस्टम का क्या साइज़ है, और दूसरा ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, उस सब्सटेंस की कितनी अमाउंट है ये उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, उनको आप लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इनमें आपके पास आ जाती हैं टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है, विस्कोसिटी आ जाती है। ये जितनी भी हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं जो साइज़ पे डिपेंड करती हैं कि सिस्टम का क्या साइज़ है। ठीक है, कि सिस्टम कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सिस्टम पे डिपेंड कर साइज़ पे डिपेंड करती हैं। और ये वाली जो इंटेंसिव होती हैं ये डिपेंड नहीं करती। इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास विस्कोसिटी, और इसकी है आपके पास वॉल्यूम, इसकी एग्जांपल में आ जाता है। इसकी एग्जांपल में आपके पास एनर्जी आ जाती है, ये सब कुछ। ठीक है, इसमें ये वाली एग्जांपल, इसमें वॉल्यूम, एनर्जी, मैस, ये सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दें मैस के साथ, आपके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट मैस आर का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिसमें आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम में यह है कि आप वॉल्यूम को मैस के साथ डिवाइड कर दें। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी कि आप एनर्जी को मैस के साथ डिवाइड कर दें। जितने भी हैं ना स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एनर्जी, तो ये स्पेसिफिक वैल्यूम एंड स्पेसिफिक एनर्जी, E/m एंड V/m। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या हो, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ ये चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब इसमें अगर आप सब्सटेंस के अमाउंट को चेंज करें तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, कलर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को भी आपने अपने माइंड में रखना है। कॉन्टिनम, कॉन्टिनम क्या होता है, कॉन्टिनम सिंपल यह होता है कि इसमें अगर आपके पास कुछ ऐसा फ्लूइड है जिसमें जो पार्टिकल हैं वो उनमें गैप नहीं है, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटीज़ नहीं है, तो उस सिस्टम को आप लोग कैसे डील करते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस सिस्टम को डील किया जाता है। तो सिंपल अगर कोई आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पार्टिकल्स के बिटवीन गैप नहीं है,
तो उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटीज़ या कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, तो आप उस सिस्टम को एज अ कंटिन्यूस डील करते हैं, तो उसका आप लोग कहते हैं कंटिन्यूम। सिंपल इसकी ये बात है। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। आपको पता है जो मैटर्स हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। डेट आर वाइडली स्पेस्ड इन गैस, और वो जो एटम वो हैं वो उस गैस में वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस पे होते हैं। येट इट इज़ कन्वीनियंट टू डिसरिगार्ड द एटॉमिक नेचर ऑफ फ्लूइड। अगर अ फ्लूइड एंड व्यू इट एज अ कंटिन्यूस होमोजीनियस मैटर विद नो होल्स, डेट इज कंटिन्यूम। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लूइड है उसकी नेचर ऐसी है कि वो होमोजीनियस है, वो कंटिन्यूस है, उनमें कोई भी होल नहीं है, तो वो क्या होगा, वो कंटिन्यूम होगा। मतलब इसमें होमोजीनियस होता है, मैटर होमोजीनियस होता है, कंटिन्यूस होता है, उनमें कोई भी होल्स नहीं होते। तो सिस्टम को उस फ्लूइड को आप कैसे डील करते हैं, एज ए कंटिन्यूम डील करते हैं। एग्जांपल इसकी यहाँ पे लिखी हुई थी, अ ग्लास ऑफ वाटर इज कंटिन्यूम, कि आपके पास एक ग्लास है पानी का ग्लास, तो उसमें क्या है, कंटिन्यूम है, और इट्स मॉलिक्यूल ब्लेंड स्मूथली टुगेदर, इसमें उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मूथली ही होते हैं। वीआईपी पॉइंट का मतलब है कि कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो आपके एमसीक्यूज के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ये है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्लास इज सेम एट एनी पॉइंट, कि जो एक ग्लास में वाटर की डेंसिटी है वो हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। आप एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अबाउट, जो डायमीटर होता है ऑक्सीजन का वो इतना होता है 3 × 10⁻⁻10 मीटर, एंड मैस उसका होता है 5.3 × 10⁻26 किलोग्राम। आप एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। आपने सिंपल ये करना है कि जो मैं करवा रही हूँ आपने उनके नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको जब भी जिस दिन भी आपका पेपर हो आप ये इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स आप इनको अच्छे से रीड कर लें और आपके एमसीक्यूज अच्छे से हो जाएँ। तो आपने साथ साथ इनके नोट्स लाजमी बनाने हैं। मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, वो दो पार्टिकल जब आपस में कोलिजन करते हैं, कोलिजन करते टाइम उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को आप लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। ऑफ लैम्डा, इसको हम लैम्डा से शो करते हैं। ऑफ ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.3 × 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। जो मीन फ्री पाथ होता है वो क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना होता है, 6.3 × 10⁻⁸। और मीन फ्री पाथ होता क्या है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं कोलिजन के दरमियान, उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीजन मालिक्यूल ट्रैवल एंड एवरेज डिस्टेंस। जब भी ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन का मालिक्यूल है वो ट्रैवल करती हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है 6.3 × 10⁻⁸ अबाउट 200 टाइम इट्स डायमीटर। और ये वाली जो वैल्यू अभी हमने लास्ट पॉइंट में भी डिस्कस की थी कि ये मीन फ्री पाथ होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑक्सीजन का, और ये क्या होता है, उसके डायमीटर से क्या होता है, 200 टाइम ग्रेटर होता है, अबाउट 200 टाइम्स इट्स डायमीटर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ये जो 200 है ना, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। बिफोर इट कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल, जो कोलाइड करने से पहले, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करने से पहले जो इसका होता है ना डिस्टेंस, वो ये होता है, और वो क्या होता है, डायमीटर से 200 गुना ज़्यादा होता है। एट वेरी लो प्रेशर, अब ये वाला पॉइंट है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट वेरी लो प्रेशर, एट हाई, जब भी आपके पास प्रेशर लो होगा, एलिवेशन आपके पास ज़्यादा होंगी, एलिवेशन ज़्यादा होंगी तो आपके पास मीन फ्री पाथ भी ज़्यादा होगा। मतलब कि डेरिवेशन के एलिवेशन के साथ फ्री पाथ का रिलेशन है वो डायरेक्टली है, और प्रेशर के साथ इन्वर्स है। जितना प्रेशर कम होगा उतनी हाई एलिवेशन होंगी और इतना ही मीन फ्री पाथ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इट इज़ अबाउट 0.1 मीटर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एलिवेशन कितनी होगी, आपके पास देखें जितना भी प्रेशर कम होगा एलिवेशन ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे अगर प्रेशर हो 0.1 तो आपके पास एलिवेशन क्या होंगी, वो 100 किलोमीटर होंगी। जितना ये कम होगा उतनी ये एलिवेशन ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट आपके पास है डेंसिटी। डेंसिटी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट होता है, मैस का होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसके जो डेंसिटी होती है इसका रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम विच इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम पर यूनिट मैस। मतलब इसका आपने अपोजिट कर लेना है। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम और ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो आप इसका स्पेसिफिक ये जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/ρ, मतलब कि रो का डेंसिटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन जनरल डिपेंड, जो डेंसिटी होती है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। जो डायरेक्ट रिलेशन है इसका प्रेशर के साथ, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितना टेम्परेचर के साथ इसके इन्वर्स रिलेशन, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब डेंसिटी और प्रेशर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, और इसका टेम्परेचर के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन। ये आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर ये क्या एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जितना प्रेशर
प्रेशर ज़्यादा होता है टेम्परेचर कम होता है। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है और डेंसिटी टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। तो ये आपने एग्जाम्स इसको भी अपने माइंड में रखना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को रखना है, डेंसिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और इसका यहाँ पे आपको यूनिट भी आना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। ये इन दोनों का सेम नेम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस। मतलब आपने सेम लेनी है डेंसिटी की रेशियो। फर्स्ट में आपने जो न्यूमरेटर में रखना है डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी की अगर आप रेशियो लें किसी भी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के साथ, तो वो जो रेशियो होती है उसको आप लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है रो, किसी भी आपने सब्सटेंस की आपने डेंसिटी ली और उसकी आपने रेशियो ली किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर की डेंसिटी के साथ, जो कि एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। तो इसको आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और जो पानी की डेंसिटी होती है वो आपने याद रखनी है, वो 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होती है। ठीक है, तो ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी लेते हैं। किसके ये क्या है, एक रेशो होती है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी पर यूनिट किसी भी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर है आपके पास 22। टॉपिक नंबर 22 में है सैचुरेशन टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन टेम्परेचर होता है कि आपके देखिए सैचुरेशन टेम्परेचर में आपने याद रखना है कि एट अ गिवन प्रेशर, कि आपको एक प्रेशर गिवन है। टेम्परेचर एट विच प्योर सब्सटेंस चेंज फेज, जिसमें आप ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस चेंज हो जाता है, अपना फेस चेंज कर लेता है, उसको कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन प्रेशर में है कि ऐसा प्रेशर जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस अपना फेस चेंज कर ले, तो उसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। सिंपल सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर आएगा, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वो फेस चेंज कर लेता है उसको कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर, और ऐसा प्रेशर जहाँ पर वो अपना सब्सटेंस अपना फेस चेंज कर लेता है उसको कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। सेम डेफिनेशन है, बस टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे चेंज आएगा, और इसमें होगा एट अ गिवन प्रेशर, कोई भी आपके पास प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर की वो वैल्यू जहाँ पर वो चेंज करेगा उसको बोलेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर। यहाँ पे लिखना है एट अ गिवन टेम्परेचर, इसमें प्रेशर गिवन होगा, इसमें टेम्परेचर गिवन होगा। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के केस में प्रेशर गिवन होगा, प्रेशर के केस में टेम्परेचर गिवन होगा, और आपने ये बताना है कि उस टेम्परेचर का वो पॉइंट जहाँ पर वो फेस चेंज करे और प्रेशर का वो पॉइंट जहाँ पर वो ये चेंज करे, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर या सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक वीआईपी पॉइंट है, वो ये है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके होता है, 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, और जो अपना सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है वाटर का, वो क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये मतलब ये आपने याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड प्रेशर एक्सिस्टेड बाई इट्स वेपर। देखिए वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर नेम से जाहिर हो रहा है कि ऐसा प्रेशर होगा जो वेपर से मतलब ऐसा प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाएगा वेपर्स के थ्रू इन फेज इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। कोई भी आपके पास टेम्परेचर गिवन होगा और वेपर्स की वजह से जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको आप लोगों ने क्या नेम देना है, वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर इज प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड आउट्स टू बी आइडेंटिकल टू सैचुरेशन। बस ये आपने याद रखना है कि जो वेपर प्रेशर होता है ना वो क्या होता है, वेपर प्रेशर सैचुरेटेड प्रेशर के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल प्रेशर। अब ये आपने इनमें ना डिफरेंस याद रखना है। वेपर प्रेशर जो वेपर्स की वजह से होता है, और पार्शियल प्रेशर होता है कि जिसमें आप लोगों का वेपर प्रेशर भी होता है, और वो वेपर प्रेशर और जो डिफरेंट गैसेस हैं मिक्सचर में उनका भी जो प्रेशर होता है उनको मिला दें आप लोग तो पार्शियल प्रेशर बनता है। मतलब पार्शियल प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, वेपर प्रेशर ऐसा प्रेशर जो वेपर्स से लगता है, और जो दूसरी गैसेस का है वो वाला प्रेशर उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। इसमें ये दोनों होते हैं, और वेपर प्रेशर में जस्ट वो प्रेशर होता है जो आप वेपर्स की वजह से एक्सर्ट होता है, उसको आप लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर के साथ अगर आपको बाकी गैसेस का प्रेशर भी ऐड कर दें वो हो जाता है पार्शियल प्रेशर। टॉपिक नंबर 23 है सैचुरेटेड। व्हेन बोथ वेपर, सैचुरेटेड ये होता है कि जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए आपका पार्शियल प्रेशर के,
वेपर प्रेशर जो प्रेशर आप एग्जर्ट होता है वेपर्स की वजह से, और पार्शियल प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर में क्या होता है वेपर्स वाला प्रेशर और बाकी जो अदर गैसेस का प्रेशर होता है उनको जब आप मिक्स कर देते हैं तो होता है पार्शियल प्रेशर। और जब पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब वो जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। अब यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन बोथ वेपर एंड लिक्विड आर प्रेजेंट, जब आपके पास वेपर्स भी हैं आपके पास लिक्विड भी है, एंड सिस्टम इज इन फेज, और सिस्टम फेज इक्विलिब्रियम में है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर मस्ट इक्वल टू वेपर प्रेशर। तो आपके पास फेज इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तब हम सिस्टम को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है, वेपर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं, सैचुरेटेड में एक दूसरे के इक्वल होते हैं और फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कैविटेशन। कैविटेशन ये होती है कि आपने प्रेशर को चेंज किया, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो उसकी वजह से वेपर्स के बबल्स बन जाते हैं और वो आपस में कोलैप्स करते हैं, तो उसका उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। तो आपने याद रखना है, इट इज़ अ फिनोमिना वेयर वेपर बबल्स फॉर्म, जहाँ पर वेपर बबल्स बनते हैं, एंड कोलैप्स, और वो कोलैप्स करते हैं फ्लूइड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड प्रेशर के चेंज होने की वजह से जो आपके पास वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बबल बनते हैं, और वो जब आपस में कोलैप्स करते हैं फ्लूइड में तो उस फिनोमिना को कहते हैं कैविटेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपके हैंडआउट्स में नहीं लिखी हुई, जस्ट आप खुद से अपने माइंड में इसको याद रखना है, पंप इम्पेलर्स या मेडिकल इमेजिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 24, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी की डेफिनेशन है। विस्कोसिटी क्या होती है कि आपके पास एक फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, उसमें कितनी रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं विस्कोसिटी के थ्रू। इट इज़ मेजर टू फ्लूइड्स रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है विस्कोसिटी का, ये आपने याद रखना है। इसको मैंने सर्च भी किया, बस मुझे इसको प्रोनाउंस करना नहीं आया। आई थिंक ये है पुई जेलोक जो भी है इसको, तो आप लोग ना इसको खुद ही कर लेना है। इसको हम PI से डिनोट करते हैं, ये इसका विस्कोसिटी का SI यूनिट है। नेक्स्ट आपके पास है ड्रैग फोर्स। इट इज़ फोर्स डेट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड ऑन विस्कोसिटी। ये वाली जो फोर्स होती है जो किसी भी मोशन को क्या करती है, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड और ऑब्जेक्ट के दरमियान यह क्या होती है, ये वाली फोर्स होती है जो कि उस रिलेटिव मोशन को पोज करती है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, वो भी डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे। ठीक है, विस्कोसिटी आपको पता है कि क्या है, वो रेजिस्टेंस को मेजर करती है। टॉपिक नंबर 25 में भी कुछ भी नहीं है, इसमें यह है कि टार्क फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। इसमें देखें फोर्स जो है वो एरिया के डायरेक्ट रिलेशन में होती है, FV के भी डायरेक्ट रिलेशन में होता है, फोर्स जो है वो लेंथ के इन्वर्स रिलेशन में होती है, S इज इक्वल टू VT। मतलब ये जो 3-4 बातें हैं ना ये आपको याद रखनी है। फोर्स एरिया के डायरेक्ट रिलेशन में, फोर्स V के भी डायरेक्ट रिलेशन में, फोर्स लेंथ के इन्वर्स रिलेशन में होती है और S इज इक्वल टू VT होता है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 26 है आपके पास DA इज इक्वल टू VDT। उन्होंने यही बात कर, उन्होंने बस साथ D लिख दिया है। इसमें जो मेन चीज़ है टॉपिक नंबर 26 में वो ये वाली बात आपने याद रखनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन, कि कितना भी किसी भी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन हुई है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। ठीक है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, ग्रेडियंट वेलोसिटी भी कहते हैं। यही बात आपने बस याद रखनी है। द एंगुलर मोमेंटम और डिफॉर्मेशन और शेयर स्ट्रेन कह लें, डिफॉर्मेशन कह लें, एंगुलर मोमेंटम कह लें, ये किसके इक्वल होता है, ये वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये जस्ट आपके MCQs में आ सकते हैं ये बात। dB/d जिसमें जो बीटा है ये शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन को, ये किसके होता है, du/dy के इक्वल होते हैं। यहाँ पे u क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, आपने जस्ट ये वाली बात इस टॉपिक में याद रखनी है। कुछ यहाँ में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं इसके, वो ये हैं कि फ्लूइड्स फॉर विच रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो किसके डायरेक्ट रिलेशन में होता है, शेयर स्ट्रेस के, और इसको आप लोग कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। अच्छा, आप लोगों ने ना ये 2 डेफिनेशन याद रखना है, ये आपके शॉर्ट में पूछ सकते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है शेयर स्ट्रेस के, और जो नॉन न्यूटोनियन होता है ये डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होता शेयर स्ट्रेस के। ये इसका जो मेन डिफरेंस है ना ये आपने याद रखना है। जो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं उसकी एग्जांपल होती है वाटर, एयर, गैसोलीन, ऑयल, ये कुछ एग्जांपल्स आपने अपने माइंड में रखनी है। और नॉन न्यूटोनियन की एग्जांपल होती है ब्लड, लिक्विड या हनी बिस्के की एग्जांपल होती है। ठीक है, ये आपने इसकी कुछ एग्जांपल याद रखने हैं नॉन न्यूटोनियन की, जिसमें वो शेयर स्ट्रेस के डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज लीनियर प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस। इसमें लीनियर प्रोपोर्शन नहीं होता और इसमें लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, शेयर स्ट्रेस इन 1 डायमेंशन, अगर आपने बात की ना कि 1 डायमेंशन में शेयर स्ट्रेस, तो ये वाला फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। ये होता है म्यू
जो कि विस्कोसिटी है, डी यू बाई डी वाई। यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ परपर्सन म्यू किसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको ये भी कहते हैं डायनेमिक, और इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं, जिसका यूनिट होता है किलोग्राम ओवर मीटर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड और मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकेंड। ये इसके यूनिट्स होते हैं। विस्कोसिटी के यूनिट माइंड में रखने हैं। शियर स्ट्रेस इन वन डायमेंशन का फार्मूला माइंड में रखना है। नॉन न्यूटोनियन क्या होता है, न्यूटोनियन होता है जो लीनियर प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेस के, और नॉन न्यूटोनियन जो कि शेयर स्ट्रेस के मतलब के लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं होता। ये कुछ अहम बातें थी, वीआईपी पॉइंट्स थे, इनको अपने माइंड में रखना है, शॉर्ट में पूछ सकते हैं। और म्यू को कोएफिशिएंट विस्कोसिटी भी कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं, इसको डायनामिक भी कहते हैं, और इसके ये वाले कुछ यूनिट होते हैं। पॉइस भी इसका यूनिट है, सेंटीपॉइस भी इसका यूनिट है, 0.1 पास्कल डॉट सेकेंड। ये सेंटीपॉइस इक्वल होता है 100 पॉइस के। विस्कोसिटी ऑफ वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की विस्कोसिटी होती है वो होती है 1.002 सेंटीपॉइस। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ से एमसीक्यूज बन रहे हैं, यहाँ से एक दो शॉर्ट बन रहे हैं। नोट्स में यहाँ पे आपने इनको अच्छे से इनके नोट्स बनाने और इनको याद रखना है। न्यूटोनियन क्या है, ये डिपेंड नहीं करता स्ट्रेस रेट पे, और ये वाला जो नॉन न्यूटोनियन होता है ये डिपेंड करता है स्ट्रेस रेट पे। तो ये भी एक छोटा सा इनमें डिफरेंस है, इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 27, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है विस्कोसिटी इज कास्ड बाय। विस्कोसिटी क्यों होती है, कास्ड बाय कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इन लिक्विड एंड बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इन गैसेज। गैसेज में कोलिजन्स होती हैं, और जो लिक्विड है उनमें जो फोर्सेज होती हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेज, कोहेसिव फोर्सेज होती हैं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, उसी की वजह से ये विस्कोसिटी होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये होती है वी इक्वल टू म्यू बाई रो, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड भी होता है। इसका स्ट्रोक भी इसका यूनिट है, 1 स्ट्रोक किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वो किसके इक्वल होता है 0.001 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखें अब ये जस्ट ये यूनिट्स हैं, इनका कोई भी समझाने का नहीं है कि इनको मैं समझाऊं और आप इनको अच्छे से याद करें। ये बस आपने वैसे ही अपने यूनिट्स अपने माइंड में रखने हैं। विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है, ये होती है कि जो लिक्विड्स होती हैं उनमें कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, और गैसेज में मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से आपके पास ये विस्कोसिटी होती है। और ये टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है, जिसमें वी जो है म्यू बाई रो के इक्वल होता है, जो वी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसके 2 यूनिट होती हैं। एमसीक्यूज में यूनिट पूछ सकते हैं, इनको आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है। इसको मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको दिया जाए, ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स को ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है। ये इसके ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 28 है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, द पुलिंग फोर्स डेट कास्ट टेंशन एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस एंड इट इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये जो सरफेस टेंशन होती है ना, ये मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं उनकी वजह से होती है, और ये होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आप इसका जैसे ये डेफिनेशन लिख देना, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये वाला डेफिनेशन भी आपके बिल्कुल ठीक है। और फोर्स क्यों होती है, फोर्स ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, ठीक है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, और ये उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स भी दिए हुए हैं, इसको बस एक बार अपने माइंड में रख लें, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके एमसीक्यूज में पूछ ले तो आपने याद रखना है। दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी। इस इफेक्ट को सरफेस टेंशन के साथ सरफेस एनर्जी भी कहते हैं, और इसका यूनिट होता है जॉल मीटर पर क्यूब, नाउन न्यूटन मीटर ओवर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट्स को आप अपने माइंड में रख लें। सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी भी कहती हैं, इसके यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर, और ये सरफेस टेंशन होती क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये डेफिनेशन आपके पेपर में पूछ सकते हैं, ये इसके 1-2 यूनिट लिखते हैं, ये लास्ट में ये लिख दें कि इसको सरफेस एनर्जी भी कहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 28 में मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है कि आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें जो कर्व फ्री सरफेस होती है ना लिक्विड की, उसको कहते हैं मेनिस्कस। अगर आप इसकी वो देखें ना शेप में आपको जो उसकी कर्व सरफेस होगी ना, उसकी शेप में जो कर्व सरफेस होगी लिक्विड की उस कैपिलरी ट्यूब में, उसको आप नेम देते हैं मेनिस्कस का। स्ट्रेंथ ऑफ कैपिलरी फैक्ट इज क्वान्टिफाइड बाय कॉन्टैक्ट एंगल फाई। इसको आप एंगल साइज से आप इसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, और वो क्या होती है, लिक्विड को आप कब कहते हैं कि वो वेट है, सरफेस का वेट है जब तो आपके पास फाई क्या हो लेस देन 90 हो, और वो कब नॉट वेट है जब साई क्या हो आपके पास 90 से ग्रेटर हो। यहाँ से ये 2 एमसीक्यूज बन रहे हैं आपके। मेनिस्कस की डेफिनेशन मैंने कभी पेपर में देखी तो नहीं है, फिर भी याद रखना है आपने कि कैपिलरी ट्यूब में जो आपके पास कर्व सरफेस होती है ना, उस कर्व सरफेस को कहते हैं मेनिस्कस, और इसको आप लोग फाइंड आउट करते हैं एंगल साई के थ्रू। और एंगल साई में जब थीटा 90 से कम होता है, साई 90 से कम होता है, जब सरफेस वेट होती है, जब 90 से ग्रेटर होता है तब जो साई है सरफेस है वेट नहीं होती। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर विद ग्लास इज नियरली 0। साई कब 0 होता है, जब आपके पास एटमॉस्फेरिक एयर में कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर विद ग्लास इज नियरली 0।
मतलब जो आपके पास इसी को आप कॉन्टैक्ट एंगल का नेम देते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर विद ग्लास, ग्लास के साथ जो वाटर का कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट एंगल 130 होता है मर्क्यूरी ग्लास का, और कॉन्टैक्ट एंगल केरोसिन ग्लास का होता है 26 डिग्री एयर में। अब यहाँ से ये वाले आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं, कब वेट होता है कब वेट नहीं होता, और ग्लास के साथ वाटर का कॉन्टैक्ट एंगल। आपने ये वाला पॉइंट सब अपने माइंड में रखने हैं, कब वेट होता है कब वेट नहीं होता, या ग्लास का वाटर के साथ जो एंगल होता है कॉन्टैक्ट एंगल वो कितना होता है, या केरोसिन ऑयल का या केरोसिन ग्लास का मर्करी ग्लास का कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है एयर में। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 30 है आपके पास प्रेशर। प्रेशर आपका पता है नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर को आप लोग अपने 9-10 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। फोर्स जो किसी भी फ्लूइड पर लगाई जाती है पर यूनिट एरिया, उसको क्या कहते हैं आप लोग, प्रेशर। P इज इक्वल टू F/A। इसका यूनिट भी आप सबको पता है, फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इंग्लिश सिस्टम। प्रेशर यूनिट इज पाउंड फोर्स पर यूनिट इंच। तो इंग्लिश सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल यूनिट। पाउंड भी इसको कहते हैं 1 BT ओवर इंच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पाई के इक्वल होता है 14.696 पाई, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेस की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको स्ट्रेस कहते हैं। इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। नॉर्मल कंपोनेंट को नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट को शेयर स्ट्रेस कहते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड, जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है तब उसका जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। ये जो डेफिनेशन है प्रेशर की हम अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल कंपोनेंट को भी डिस्कस किया था, टेंजेंशियल कंपोनेंट को भी डिस्कस किया था। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और पास्कल क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ये उसके कुछ यूनिट्स हैं, इसको आप अपने माइंड में रखें या ना रखें। हो सकता है कि आपके एमसीक्यूज़ में आ जाए ये कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, या ये किसके इक्वल होता है, 1 पाउंड फोर्स ये किसके इक्वल होती है। तो आपने इसको एक नज़र देख लेना है। बाकी प्रेशर की डेफिनेशन, स्ट्रेस की डेफिनेशन, नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन, शेयर स्ट्रेस की, प्रेशर की, ये सब आपके पेपर में शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। मैक्सिमम जिसके पेपर में आता है वो इसकी डेफिनेशंस होती हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें। इसके जो एमसीक्यूज़ है उसमें मोस्टली यहाँ पे जो आपके पास जितनी भी होती हैं उनके यूनिट्स के बारे में पूछा जाता है, उनके डायमेंशंस के बारे में पूछा जाता है। तो आपने यूनिट्स को एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, डेफिनेशंस को शॉर्ट लॉन्ग के लिए याद रखना है। फिर कोई भी फ्लूइड जब रेस्ट की हालत में होता है तब उस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसी को आप लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।